सर जब 8 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो जब वो प्लेनेट को क्रॉस करके जाएगा तो भी 8 डिग्री तक कंसीडर करेंगे कि नहीं प्रॉब्लम देगा? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम इफेक्ट तब मिलेगा जब ट्रांजिट का प्लेनेट उस प्लेनेट के ठीक तो ऊपर आ पास जाएगा, हटेगा। सेम डिग्री हो ओके। जाएगी। और जैसे ठीक ही है। वो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, फिर नहीं होगा। पीछे वाले प्लेनेट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट आगे मिलेगा ओके। उसको, ठीक उसको है। ध्यान दीजिए। ठीक है जी, थैंक ये यू। प्रोग्रेशन से हम क्या समझें इसमें? प्रोग्रेशन इसमें आप ये समझिए कि जैसे जब आपका जन्म हुआ, तो सपोज कर लीजिए सेट आपका आसान प्लेनेट पकड़ लेते हैं। मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ तो आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर था, तो वो पीरियड कौन सा हो गया, 0 से 1। अब 1 से 2 में जुपिटर हम लोग कहाँ मानेंगे, नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। 2 से 3 में कहा जाएगा, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में। अब सपोज करिए कि थर्ड हाउस में आपके कोई प्लेनेट बैठा है केतु टाइप का, तो क्या उस बच्चे का तीसरे साल में जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन बना होगा तो वो बच्चा कस के बीमार नहीं पड़ा होगा? हाँ। तो अगर आप किसी का चार्ट देख के ये बता देंगे कि क्या थर्ड ईयर में कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हॉस्पिटल एंड हेल्थ हुई थी, कहेगा हाँ हुई थी। भाई जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर मतलब हम स्वयं, केतु मतलब कट, हेल्थ रिलेटेड इशू कोई अच्छा आया होगा, अच्छा मतलब बड़ा, मेजर। अब यही जुपिटर फिर आगे बढ़ा, 7th हाउस में मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट बैठा, राहु आहु बैठा है। प्रोग्रेशन की बात हो रही है, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन वाले इसको मत सुने, ठीक है? ये प्रोग्रेशन अलग चीज होती है। हाँ, ये आवाज कैसे इको करने लगी? हाँ, तो अब मान लीजिए 7th हाउस में उसको वहां पे मिल गया राहु, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन बना, तो जुपिटर राहु क्या करेगा, क्या बढ़ा देगा? ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज। भाई छोटा सा बच्चा है, वो राहु को नॉलेज यूज नहीं कर एक्सपेंड रहा कर है, देगा। उसका ज्ञान और नॉलेज जुपिटर राहु कैसे बढ़ा देगा? अरुण सर बताइए। सर जुपिटर प्रोग्रेशन करते करते राहु के पास पहुंच गया, हाँ तो जी, जुपिटर राहु जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो उस बच्चे का क्या होगा? ओबेसिटी। राहु के साथ उसको इन्फेक्शन हो सकता है सर कोई। उस बच्चे को बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा उस दौरान, और और वो बड़ा हुआ होगा। इन्फेक्शन बढ़ गया होगा, हाँ जी, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन का कारक है, राहु भी एक्सपेंशन का कारक है। तो जब राहु और जुपिटर मिलके कहीं इन्फेक्शन देते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 50 गुना 100 गुना तक करने में जुपिटर राहु सक्षम है। तो अगर हम उससे पूछ लें क्या इस समय में बच्चा बीमार हुआ था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था उसको, लीवर अब वगैरह या पीलिया अब वगैरह हो सकता है। पहुंच रहा है जुपिटर, तो एफ्लिक्शन में कौन आ रहा है, जुपिटर। जुपिटर के बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेट की समस्याएं, जॉन्डिस। हाँ जी, क्या बच्चे को जॉन्डिस हुआ था, बच्चा बहुत दिन तक परेशान था? हाँ था। तो बिल्कुल। ये प्रोग्रेशन है। अभी जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जुपिटर का 1 साल पूरा हो जाएगा, तब इसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा, ठीक है? तो जब कभी प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तो ये चीज आप लोग को पढ़ाएंगे। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हमें ये समझ में आ जाता है, अगर हम पीछे का देखना सीख जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि अब जब ये ट्रांजिट फिर से होगा तो हमें क्या देगा, है ना? राजीव जी, इसके प्रोग्रेशन से इवेंट्स का पता चल जाता है ना, किस एज में क्या इवेंट्स, इवेंट हुआ। हाँ, जो अच्छे या बुरे इवेंट्स जातक की लाइफ में हुए हैं वो हम सामने वालों को ना भी बताएं, लेकिन हम समझ लेंगे उसका चार्ट देख के। हाँ जी, और ये सेम अच्छा, आगे के भी पता चल जाएंगे, पीछे के पता चलेंगे तो अगला भी ट्रांजिट के साथ। तो अब अगर वो कह रहा है कि हाँ
भाई पिछली बार ऐसा ऐसा हुआ था, समय मेरा बहुत बढ़िया निकला था, तो अब वही ट्रांजिट फिर आ रहा है, तो समय उसका कैसा जाएगा? अच्छा। अच्छा जाएगा। बस केवल एक चीज और देखनी है यहाँ पे कि और कोई प्लेनेट तो नहीं वहां पे अपनी दृष्टि दे रहा है जो तब नहीं था। ट्रांजिट में तो सब प्लेनेट घूम रहे हैं ना, तो इसीलिए ट्रांजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इफेक्ट यही 4 प्लेनेट देते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है, अब यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर ये जो पीछे के ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, ये हमें चार्ट में वो एस्ट्रोस्पेस से डेट डाल के ही पता चलेंगे कि कोई ऐप है जो बता देता है कि ये इस टाइम पे ट्रांजिट हुआ था? पीछे के ट्रांजिट के प्लेनेट ऐसे पता चलेंगे कि या तो आपको मालूम हो कि कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट में कब कहाँ था, तो इतना तो याद नहीं रहता जी। उस केस में फिर आप पीछे की कुंडली बनाइए, हाँ, कुंडली बना के देखना पड़ेगा, वहां से देख लीजिए। और नहीं तो फिर अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो 0 एज से शुरू करिए, जब जन्म हुआ था, है ना। अब जैसे जुपिटर है 12 साल में एक चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ था तो जुपिटर जहां था 12वें साल फिर वहीं पहुंचेगा। जैसे कि सैटर्न का 30 इयर्स का सैटर्न रिटर्न होता है, उसी तरह से जुपिटर का भी है, सब प्लैनेट्स का वैसे ही होता है। 13 में लग्न पे पहुंचेगा, जब वो 13 साल का होगा तो लग्न में। भाई 0 से 1 एक साल हो गया, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब 11 से 12 का होगा तो वापस लग्न में पहुंच जाएगा। अगर एफिमेरिज है ना तो उसमें अच्छा समझता है ये एफिमेरिज ये जो सॉफ्टवेयर चीज है, ये जो प्रोग्रेशन समझने वाली चीज है, इस पे सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर इसको सही मायने में समझना है तो इसको यहां से समझिए, इवेंट से। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेनेट कब कहाँ था, या 0 से शुरू कर लीजिए। भाई ये जो इवेंट हमको देखना पड़ेगा, ये बच्चों के चार्ट में ही देखना पड़ेगा, बड़ों के चार्ट में नहीं देखना पड़ेगा। कोई बच्चा आपके पास आया, बहुत बीमार हो गया है, आपको उसके चार्ट में कुछ नहीं मिला, ट्रांजिट में आपने देखा कि ये प्लेनेट यहाँ आया हुआ है, क्या ये इसको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ट्रांजिट में देख लीजिए इसके पहले वो प्लेनेट यहाँ जब आया था तो उस बच्चे की क्या स्थिति थी। अगर पेरेंट्स ने कह दिया हाँ तब भी बीमार हुआ था, वही रेमेडी देनी है उसको। अगर उन्होंने कह दिया नहीं उस समय नहीं हुआ था, तो एक बार चेक कर लीजिए कि अब जो ये कंजंक्शन बना है या ये जो कॉम्बिनेशन ट्रांजिट का बना है, इस पे क्या कोई नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि है। अगर आपको दृष्टि मिल गई, वही रेमेडी है उसकी। अगर आपको दृष्टि नहीं मिली और पेरेंट्स कह रहे हैं पिछली बार तो इस समय में जब आप पूछ रहे नहीं उसको दिक्कत हुई थी, इस बार दिक्कत हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लेनेट उसके चार्ट में एक्टिव हो गया होगा। हर प्लेनेट की एक एज होती है ना एक्टिव होने की, उस एज पे वो प्लेनेट एक्टिव और डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जी, दृष्टि वाले प्लेनेट की रेमेडी करेंगे। हाँ, तो उस केस में दृष्टि वाले प्लेनेट की रेमेडी कर दीजिए। उसकी रेमेडी क्या करना है, सीधे डोनेट करवा दीजिए। डोनेशन की रेमेडीज के लिए संगीता मैम से मिलिए। सर आप मेरा क्यों नंबर लगाते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, मैं आपकी बात इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि आप वाकई में बहुत लर्नेड हैं। मेरे को कुछ नहीं आता सर। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोलती हैं। नहीं सर। अब हमारी जो है, देखिए अब जो सरिता मैम हंस रही हैं, मगर नॉलेज वाइज ये भी बहुत आगे हैं। हाँ सर, शी इज लाइक, उनको नॉलेज है अच्छी सर। सरोज जी हैं और ये बाकी वीना जी सरोज मैम का तो देखिए, सरोज मैम का तो मैंने देख लिया, वो यहाँ बैठ के हम सब लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। क्यों हाँ, सर? ये बात बिल्कुल सीख सही रही है सर, एक्चुअली सीख रही हूँ, प्लीज।
अरे मैम, आप क्या सीख रही हैं वो मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ। और आजकल तो क्या सर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात। फॉर्म में है। आपके साथ अरुण थ्योरी जी, इतना है कि आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, यू विल रॉक। आप सर समझ गई आप? क्लास में ना थैंक हम यू सो थियरी मच और आपकी प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। का डिफरेंस पता कर रहे हैं। थियरी तो पढ़ ली, पर प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है चार्ट पे ये अब समझ रहे हैं। ये अब समझ प्रैक्टिकल, गए। जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच हमको नहीं समझ में आएगी ना, तो हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, हम चार्ट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही हो रहा था अब बिल्कुल। तक। नहीं तो आगे क्या, जब पेपर आता है तो दिल दहला जाता है सर। नहीं तो क्या होगा एकदम कि ब्लैंक हो चार्ट जब जाता है सामने सब। आएगा तो ये नहीं समझ में आता है शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे करें। Exactly. चार्ट आते ही ब्लैंक सा हो जाता है एकदम। जी जी, फिर अरुण उसके जी, लिए यही तो कहानी रॉक कर रहे हो आजकल। आप तो छा गए हो आजकल। जी। अरुण जी तो छा रहे हैं अरे आजकल। अरुण जी तो छाए हुए हैं आजकल, बिल्कुल सही बात है, मैंने ऐसा मैंने क्या भी कर देखा। दिया सर? तो यहाँ मैं तक क्लियर हो कुछ भी गई नहीं बात। किया। हाँ जी बिल्कुल। अब एक चीज रह गई थी हम लोग की, वो लिख लीजिए कि कौन सा प्लेनेट डेबिलिटेशन और एग्जॉल्शन में कब आता है। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट कर लें। सन लिख लीजिए, सन, सन के आगे लिख लीजिए 1 और 7। 1 में उच्च का होता है, 7 में नीच का हो जाता है। मून लिख लीजिए 2 और 8। मरकरी लिख लीजिए 6, 12। वीनस लिख लीजिए 12, 6। मार्स लिख लीजिए 10 और 4। जुपिटर लिख लीजिए 4, 10। सैटर्न लिख लीजिए 7 और 1। राहु लिख लीजिए 3 और 9। केतु लिख लीजिए 9 और 3। इसमें कुछ समझाने जैसा ऐसा नहीं है। अब जो कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं उसको समझिए। एक दिन आप लोगों से बात हुई थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा प्लेनेट हमें अच्छे रिजल्ट देगा, कौन सा हमारा प्लेनेट हमें खराब रिजल्ट देगा, और कौन सा हमारा प्लेनेट हमको रिजल्ट ही नहीं देगा। ठीक है ना? तो जो भी प्लैनेट्स हमारे होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक पहला पार्ट होता है D1 चार्ट। लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए D1। और जो हमारी लाइफ का सेकंड पार्ट होता है वो होता है D9। जो मेजर डिफरेंस हम लोग अपनी लाइफ पैटर्न में महसूस करते हैं वो या तो शादी के पहले होता है या शादी के बाद होता है। मतलब कहने का है, मैरिज के पहले या तो हमारा समय बढ़िया होता है, मैरिज के बाद खराब हो जाता है, या मैरिज के पहले हमारा समय खराब होता है, मैरिज के बाद हम एकदम से फ्लरिश कर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि D1 चार्ट में जो प्लैनेट बैठे हैं वो हमें तब तक D1 का पूरा पूरा रिजल्ट देते हैं जब तक मैरिज नहीं होती है।
और जैसे ही मैरिज हो जाती है तो D9 आप लोगों को बताया था ना कि D9 नवमांश है। नवमांश मतलब 9th डिवीजन। किस चीज का 9th डिवीजन? 9th डिवीजन ऑफ 9th हाउस ऑफ D1 चार्ट। और हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि भाग्य में परिवर्तन विवाह उपरांत होता है। इसलिए जो D9 चार्ट है दैट इज एप्लीकेबल आफ्टर मैरिज, तो वो मैरिज के बाद एक्टिवेट हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, उसका आंसर एक एक करके आप ही लोग दीजिए तो आप लोगों की बातें ज्यादा समझ में आएंगी। अब देखिए, सबसे पहले बताएंगी सरिता मैम। अरे इजी है, इजी है, चिंता मत करिए, हम लोग सब लोग सीखेंगे इससे। सर ये डर ही खत्म करना है हमको, मतलब ये डर हम सबको लगता है, मुझे लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है, डरने की क्या बात है, यहाँ सब एक बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक प्लेनेट हमारा D1 चार्ट में, आपसे बोल रहा हूँ सरिता मैम, हाँ सर, D1 चार्ट में अगर एक प्लेनेट हमारा स्वराशि का बैठा है, मतलब जिसको आप स्वग्रही बोलते हो, ठीक है, तो वो प्लेनेट अच्छा हुआ। हाँ, कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, वो अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब अच्छा हो गया, मतलब वो हमको रिजल्ट देगा। जब एक्टिव होगा MDAD में तो हमको, सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो हमको रिजल्ट देगा। अब यही प्लेनेट हमारा D9 में जाके उच्च राशि का हो गया, तो अब इसके रिजल्ट में क्या चेंज आएगा? ज्यादा अच्छा देगा। D1 में अच्छा दे रहा था, D9 में और अच्छा देगा। हाँ, यही तो मतलब हुआ। हाँ, अब ये प्लेनेट D9 में जाके मान लीजिए नीच का हो गया, तब क्या करेगा? ज्यादा खराब देगा, ज्यादा खराब दे देगा। अब ये प्लेनेट D9 में जाके शत्रु राशि में चला गया, रिजल्ट में कमी आ जाएगी, निर्बल हो जाएगा वो। जो रिजल्ट उसको वहां से 100 रुपए का रिजल्ट लेके चलेगा, यहाँ हमको 10 रुपए का रिजल्ट देगा, दे नहीं पाएगा। अब यही प्लेनेट अगर मित्र राशि में आ गया D9 में, तो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे। हाँ, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट कब देगा? जब उच्च में आ जाए, D9 में उच्च में होगा। तो अब एक बात आप लोगों के समझ में आई कि D1 में बैठे हुए प्लेनेट को हमें D9 से कंपेयर करके देखना है, तो D1 में कैसा था, D9 में कैसा था। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो अच्छी नहीं हुई, मेरे समझ में नहीं आता था कुछ, पकड़िएगा यहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता था कुछ, लेकिन मेरा बिजनेस देखिए कितना टॉप का चलता है। क्या मतलब हुआ? मरकरी चार्ट में मरकरी उसका अच्छा नहीं है। क्या नहीं अच्छा है? चार्ट देख के पता चल जाएगा, या तो नीच का होगा, शत्रु राशि में हो सकता है, या हो सकता है नीच का भी हो, अस्त भी हो। मैं रेट्रो की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक बार भी रेट्रो प्लेनेट का नाम नहीं लिया है, ठीक है। रेट्रो का कंसेप्ट दूसरा है, रेट्रो प्लेनेट कोई खराब प्लेनेट नहीं होता है, इसलिए रेट्रो की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब उसके D9 में आपने जाके देखा तो वो प्लेनेट उच्च का हो गया, तो क्या हुआ? उसको बिजनेस दे देगा कि नहीं दे देगा? वो विवाह के तुरंत बाद अगर ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। विवाह के पहले अगर ये बिजनेस कर लेता तो बर्बाद हो जाता। ये डिफरेंस है कि आप लोग अक्सर देखते हो, ये बंदा शादी के पहले कुछ नहीं था, शादी के बाद देखो इसकी क्या ठाट हो गई। अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लेनेट हमें कब अच्छा देगा, कब बुरा देगा, कब नहीं देगा, कब थोड़ा देगा, कब ज्यादा देगा। 4 पॉइंट हो गए।
प्लैनेट T1 चार्ट में, सुन लीजिए 1 मिनट पहले, आप लोग इस चीज को सुन लीजिए, ये चीज समझ में आ जाए तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी बात है। प्लैनेट D1 चार्ट में किस अवस्था में बैठा है, चल लिख लीजिए आप लोग। प्लैनेट D1 चार्ट में किस अवस्था में बैठा है? अब प्लैनेट की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, एरो लगा लगा के लिखते जाइए। सबसे पहले क्या हो सकता है, स्वग्रही हो सकता है। स्वग्रही समझ रहे हैं ना आप लोग, अपनी राशि में बैठा है। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, उच्च का हो सकता है। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, शत्रु राशि में हो सकता है। चौथे नंबर पे क्या है, मित्र राशि में हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, नीच का। नीच का हो सकता है। तो किसी भी प्लेनेट के लिए ये 5 अवस्थाएं हैं। पहला है स्वग्रही, उसके बाद क्या लिखा, उच्च का होगा, शत्रु राशि में होगा, मित्र राशि में हो सकता है और नीच का होगा। बस ये 5 अवस्थाएं हैं। यही हमको बताएंगी कि ये प्लेनेट इसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसमें वो इंक्लूड नहीं करेंगे सर, अगर वो दोनों में सेम राशि में हो, वर्गोत्तम हो? वर्गोत्तम, वर्गोत्तम, हाँ जी, वर्गोत्तम की बात अलग से करेंगे अभी, ठीक है सर। क्योंकि वर्गोत्तम तो फिर बहुत स्पेशल प्लेनेट हो गया ना। अगर एक चार्ट में 2 प्लेनेट या एक प्लेनेट वर्गोत्तम हो जाए तो वही प्लेनेट उसको सब कुछ दे देता है अपना समय आने पे। भाई देगा तो अपने टाइम पर ही। हाँ जी, अब इसी तरह से D9 में देख लीजिए। अब यहां पे मान लीजिए आपको प्लेनेट की जो अवस्था मिली वो बहुत खराब मिली, समझिएगा, और D9 में वो अवस्था थोड़ी इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब शादी के बाद उस प्लेनेट के रिजल्ट थोड़े ठीक आने लगेंगे। बहुत इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। वैसी ही अवस्था D9 में भी है। यहां भी प्लेनेट शत्रु राशि में है, वहां जाके नीच का हो गया और खराब हो गया। उस प्लेनेट के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, वो प्लेनेट उसके लिए डेड है। समझ लीजिए वो प्लेनेट उसके चार्ट में नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि पर्टिकुलर प्लेनेट का कोई भी रिजल्ट किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, कैन वो पढ़ ही नहीं पाया, पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई। तो पढ़ाई शुरू ही क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसके D1 चार्ट में उसको मरकरी ने सपोर्ट किया ही नहीं। उसके बाद वो अपना बिजनेस भी नहीं कर पाया। शादी तो चलिए हो गई, शादी के बाद वो अपना बिजनेस भी नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि D9 चार्ट में भी मरकरी की अवस्था खराब थी। तो क्या कर रहा है, कहीं किसी की नौकरी कर रहा है। तो यहां से एक मैं आप लोगों को आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी प्लेनेट हमें क्या दे पाएगा, उसकी अवस्था हमें यहां से पता चलेगी। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी एक चीज आती है, वर्गोत्तम प्लेनेट। हेडिंग डाल लीजिए, वर्गोत्तम। वर्गोत्तम प्लेनेट वो प्लेनेट होता है जो D1 और D9 में एक ही राशि में है। मालूम हुआ कि कोई प्लेनेट है 2 नंबर राशि में D1 में भी है और 2 ही नंबर राशि में वो D9 में भी है, तो इसको बोलते हैं वर्गोत्तम।
अब वर्गोत्तम प्लेनेट, आप अरुण जी जरा थोड़ा सा आप मत बोलिएगा। वर्गोत्तम प्लेनेट हमें वर्गोत्तम शब्द क्या बता रहा है? वर्गों में उत्तम, सभी वर्गों में। मतलब ये उस चार्ट का बेस्ट प्लेनेट है, सभी वर्गों में उत्तम प्लेनेट है। अरुण जी, वर्गोत्तम प्लेनेट और क्या दे सकता है हमको? सर अपना वक्त आने पे या अपनी दशा आने पे वो मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट देगा अपने। वर्गोत्तम प्लेनेट कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो वर्गों में उत्तम हो गया। उस चार्ट का बेस्ट प्लेनेट होने का मतलब है कि जब वो मैप में एक्टिव होगा तो वो हमको अच्छे रिजल्ट ही देगा। चाहे कहाँ उसके से देगा जी? चाहे उसके साथ सर राहु केतु भी बैठा हो या कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हो। मैलिफिक प्लेनेट बैठा होगा तो मैलिफिक असर कम आएगा उसके ऊपर। और 6, 8, 12 में 6, अभी मैं उस पे आ रहा हूं, उस पॉइंट पे कि वो कहीं भी बैठा हो रिजल्ट हमें अच्छा देगा। 6, 8, 12 में भी बैठा है तो 6, 8, 12 के अच्छे रिजल्ट देगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्लेनेट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन 90% केसेस में ऐसा देखने में आता है कि 6, 8, 12 में भी अगर वर्गोत्तम प्लेनेट है, भाई प्लेनेट वर्गोत्तम है, मान लीजिए कि D1 चार्ट में 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है लग्न में, और D9 चार्ट में लगन बदल गई, वो पहुंच गया 12th हाउस में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो उस केस में प्लेनेट वो तब भी वर्गोत्तम है, उसके मैक्सिमम रिजल्ट लग्न के मिलेंगे शादी के पहले, मैक्सिमम रिजल्ट 12th हाउस के मिलेंगे शादी के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब ये प्लेनेट मैप में एक्टिव होगा तो हो सकता है अगर ये उस प्लेनेट को यूज कर रहे हो तो ये तुरंत बाहर चले जाएं। 12th हाउस फॉरेन का कारक है ना, और नहीं यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है कोई हॉस्पिटल भी चले जाए। वो तो हमको उससे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है MDAD का। भाई जब हम पराशरी करते हैं तो पराशरी में तो हम कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा का बनाते हैं ना, तो वहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। प्लस हाउस लॉर्डशिप, हाउस लॉर्डशिप सपोर्ट कर रही है तो दिक्कत नहीं है कोई। अब ये वर्गोत्तम प्लेनेट हो गए, इसके बाद होता है एक और वर्गोत्तम होता है, देख लीजिए, वर्गोत्तम चार्ट भी होता है एक, उसको लिखिए वर्गोत्तम वर्गा। उसके आगे एरो लगा के लिखिए वर्गोत्तम लगना। इसका मतलब क्या हुआ? D1 चार्ट का जो लग्न है, अगर सपोज कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, 5 नंबर लगन हो गई, D1 चार्ट में लग्न में 5 नंबर है उसके, अगर D9 के लग्न में भी 5 नंबर आ जाता है तो उसका लग्न वर्गोत्तम हो गया। लग्न से हम किसको देखते हैं? खुद को, अपने को देखते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारे विचार, ये सब हम लग्न से देखते हैं ना। तो अगर किसी का लग्न वर्गोत्तम है तो मतलब ये हुआ वो उत्तम कोटि का व्यक्ति है। बॉडी से, माइंड से, विचार से, अपनी सोच से, जो भी कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, हेल्थ से, वो उत्तम कोटि का व्यक्ति है, ठीक है, वर्गोत्तम लग्न है उसकी।
तो हमारे पास किसी भी चार्ट में स्पेशल पॉइंट देखने के लिए क्या क्या चीज हो गई। सबसे पहले तो हमको ये, जैसे ही हम किसी का D1 और D9 देखते हैं, तुरंत हमको ये क्लिक कर जाता है कौन सा प्लेनेट वर्गोत्तम है, अगर कोई है तो। उसके बाद तुरंत हमें क्या क्लिक करेगा, लग्न वर्गोत्तम तो नहीं है। दो बात मिल गई। तीसरी बात, एक हम जानते हैं पुष्कर नवमांश, कौन से वो प्लेनेट हैं जो इसको हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। अब मान लीजिए अभी सरिता जी ने पूछा कि वो रिजल्ट कैसा देगा, कौन से प्लेनेट की बात सरिता जी ने, शर्मिला जी, कौन से प्लेनेट की मैम बात हो रही थी? 6, 8, 12। 6, 8, 12। तो बात ये हो रही थी कि अगर कोई प्लेनेट D1 चार्ट में, क्या था वो प्लेनेट, वर्गोत्तम था। हाँ, अब कोई प्लेनेट, अगर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई प्लेनेट D1 चार्ट में किसी राशि में बैठा है और वो वर्गोत्तम हो गया प्लेनेट, लग्न घूम गई, D9 में वो 12th हाउस में पहुंच गया, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना। D9 में वो 12th हाउस में पहुंच गया। अब वही प्लेनेट अगर उसका पुष्कर नवमांश में आ जाए और उसके पास 12th हाउस की लॉर्डशिप भी आ जाए, तो क्या होगा? उसको 12th हाउस के मैक्सिमम रिजल्ट तो पहले ही दे रहा था वो प्लेनेट, क्योंकि वो वर्गोत्तम 12th हाउस में हो गया था। बात समझ में आप लोग के कुछ आ रहा है कि नहीं? प्लेनेट वर्गोत्तम है, D9 में 12th हाउस में चला गया, ठीक। अब वही प्लेनेट पुष्कर नवमांश में आ गया और 12th हाउस की लॉर्डशिप भी उसी को मिल गई। भाई पुष्कर नवमांश में जो प्लेनेट आते हैं वो मैक्सिमम रिजल्ट उसी हाउसेस का देते हैं ना जहां की लॉर्डशिप है उनके पास। जैसे जुपिटर अगर किसी का पुष्कर नवमांश में आ गया और वो 2 घरों का मालिक है, तो जिन 2 घरों का मालिक है वहीं के मैक्सिमम रिजल्ट देगा मैप में एक्टिव होने पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्या बन गई कि प्लेनेट वर्गोत्तम है, D9 में 12वें घर में 12th हाउस में पहुंच गया और प्लेनेट उसका पुष्कर नवमांश में आ गया और 12th हाउस का रूलर भी हो गया वो। अब सोच के बताइए क्या होगा उस व्यक्ति के साथ, ये हम लोग को बताएंगे अरुण जी। सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे, बताइए। क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया कि वर्गोत्तम प्लेनेट हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, हाँ, तो इसका मतलब वो कहीं पे भी हो, 6, 8, 12 में हो, तो भी उसके मतलब बुरे रिजल्ट कम कर देगा, अच्छे रिजल्ट ही देगा। मैं आपसे यही तो अरुण सर पूछ रहा हूँ कि प्लेनेट वर्गोत्तम है, D9 में 12th हाउस में पहुंच गया है, तो उसको इसका मतलब वो नलीफाई कर देगा जो उसके बैड इफेक्ट्स हैं। और पुष्कर नवमांश में उसके पास 2 हाउसेस हैं, एक 12th हाउस है, एक कोई और हाउस है। तो जब ये प्लेनेट मैप में एक्टिव होगा तो इसको पुष्कर नवमांश के रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस ये सोच के बताइए आप लोग। सर इस हिसाब से तो उसको जो बैड इफेक्ट्स हैं पुष्कर नवमांश के होने की वजह से वो नहीं मिलने चाहिए, बजाय उसके उसको दूसरे उसके मिलने चाहिए। यही होगा उसके साथ। जो प्लेनेट वर्गोत्तम होके 12th हाउस में चला गया वो तो अच्छा कर रहा है, मजबूत प्लेनेट हो गया, वर्गों में उत्तम हो गया, खराब रिजल्ट नहीं देगा। हाँ जी। वही प्लेनेट पुष्कर नवमांश में 12th हाउस की लॉर्डशिप ले लिया, तो मतलब जब एक्टिव होगा तो पुष्कर नवमांश 12th हाउस के मैक्सिमम रिजल्ट उसको दे देगा। अब अगर उसका कॉम्बिनेशन 8-12 का बन रहा है तो अस्पताल, हॉस्पिटल है कि नहीं, 6-12 का बन रहा है तो हेल्थ इशू आ जाएगा, उसके लिए हॉस्पिटल जाएगा, 8-12 का बन रहा है सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाएगा, यही तो मतलब हुआ। राइट।
लेकिन अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस वर्गोत्तम प्लेनेट की हो गई तो वो बच जाएगा। अब आप लोग वर्गोत्तम प्लेनेट की इंपॉर्टेंस समझे? सर मतलब कि पुष्कर नवांश में जो भी होता है वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट देता है, अपने मैप में एक्टिव होने पे मैक्सिमम रिजल्ट देता है, और जो उत्तम प्लैनेट है वो अच्छे ही रिजल्ट देता है। वर्गोत्तम प्लेनेट मतलब वर्गों में उत्तम प्लेनेट, बेस्ट प्लेनेट, वो अच्छे ही रिजल्ट देगा। हाँ, अच्छे ही रिजल्ट देगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन के चार्ट आपके सामने आएंगे कि आप देखोगे कि 6-12 की या 8-12 की दशा चल रही है और वो व्यक्ति हॉस्पिटल ही नहीं गया, जबकि उसको जाना चाहिए। तो यहां पे लगता है ज्योतिष गलत है क्या? ज्योतिष नहीं गलत है, चार्ट को पूरा पढ़ लो, समझ जाओगे। बिल्कुल ठीक सर, क्लियर। ठीक है ना? सर ये एग्जाम्पल से समझाइए, पुष्कर नवांश वाली बात नहीं आई। जैसे कोई प्लेनेट है, मार्स है, जो उसका D9 नवांश में, नहीं समझ में आया आपको? हाँ मतलब कैसे काम करेगा कि वो लॉर्डशिप वाली चीज। मान लीजिए मार्स है, हाँ ठीक है, और कोई, सुन लीजिए बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए मार्स है, तुला लगन की पत्री है, तो मार्स कहाँ की लॉर्डशिप हो गई मार्स को? 1 and 8। अच्छा, 2 और 7। 2 और 7, ठीक। अब अगर ये प्लेनेट इसका पुष्कर नवमांश में है, तो जब ये प्लेनेट दशा में एक्टिव होगा मार्स, तो ये 2 और 7 के भरपूर रिजल्ट देगा इसको। ठीक, ये तो बात हो गई 2 और 7 के रिजल्ट उसको कैसे मिलेंगे वो आपको मालूम है। 2 और 7 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक और पत्री है धनु लगन की, धनु लगन मतलब 9 नंबर का लगन, उसमें मार्स की ओनरशिप कहाँ की हो गई? 12 की हो गई, और 5 और 12 5 और 12 की हो गई। अब अगर यहाँ पे मार्स जो है इसका पुष्कर नवमांश में आता है, तो किन किन 2 घरों के उसको मैक्सिमम रिजल्ट दे देगा? 5th में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 12th के मैक्सिमम रिजल्ट देगा तब क्या होगा? अब अगर उसके ये प्लेनेट जो मार्स है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में भी तो एक दशा चलेगी। अगर वो दशा 6ठे घर की या 8वें घर की आ गई, 6-12 8-12 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाएगा। ये बता रहा था। ठीक। अब क्लियर हुआ? हमारा मार्स वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश में भी है, 8th हाउस में। तो मार्स के 8th हाउस में होने में कोई दिक्कत नहीं है। लगन कौन सा है? लियो। लियो। किसकी राशि में आ गया मार्स? गुरु की, क्या धनु दिक्कत में। है? क्या हाँ, दिक्कत? आपको 8th हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ। तो राशि का भी रोल है ना। अब केतु जो है सबको दिक्कत दे देता है, लेकिन जब बृहस्पति की राशि में बैठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केतु को संभालेगा ही बृहस्पति, राहु को भी, बस राहु को मार्स भी संभाल लेता है, लेकिन जुपिटर तो गुरु है ना। अब इस हिसाब से आपका जो है 5 नंबर लगन बताया ना आपने। हाँ जी। रूलरशिप कहाँ की मिल गई मार्स को? 7th और 12th। रूलरशिप देखिए कहाँ की, 5 नंबर लगन हुआ ना। हाँ। तो मार्स 4th 9th। सॉरी 4th 9th। हाँ, योग कारक भी हो गया यूं तो। 4 तो 9th मिल गया ना। हाँ जी। तो आप घर से बैठ के पढ़ाइए, घर में बैठ के पढ़िए, कंसल्टेंसी करिए, ये है आपके लिए।
ठीक है, मार्स बैठा जुपिटर की राशि में है, तो इसका मतलब ये हुआ जुपिटर की क्वालिटीज भी मार्स में आ गई। और घर कौन से लेके बैठा है, चौथा और नवा। तो फोर्थ और नाइन्थ हाउस क्या हो गया, फोर्थ हाउस हो गया हमारा टीचिंग, नाइन्थ हाउस क्या हो गया, कंसल्टेंसी, फोर्थ हाउस हमारा वास्तु भी हो गया। तो 4 और 9 के रिजल्ट मार्स आपको अच्छे देगा। बैठा 8th हाउस में तो जोड़ेगा एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ये हो रहा है ना शुरू आपके साथ। हम्म, अब यहां तक की बात क्लियर हो गई। बिल्कुल। क्या बात है, सरिता मैम हंस रही हैं, कुछ पूछना है मैम? नहीं सर, मतलब इतना सिंपल वे है, स्टेप बाय स्टेप सारा दिख रहा है। जी, मतलब क्यों मिलते हैं, नीच का होके भी अच्छे फल क्यों दे रहा है प्लैनेट, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि जुपिटर हमारा 6, 8, 12 में अगर हमको मिला है तो क्यों मिला है। अगर जुपिटर हमारे चार्ट में 6th हाउस, उसके रिजल्ट क्या है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में जुपिटर हमको मिला है तो क्यों मिला है। पहले 12th हाउस की बात करते हैं, थोड़ा गैस करिए। सर रिपीट कीजिए। जुपिटर प्लेनेट, जुपिटर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में अगर हमारे नेटल के चार्ट में भगवान ने हमको दिया है, मतलब छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, तो ऐसे क्या बात हो गई कि वो 6, 8, 12 में हमको मिला है। तो हम लोग 12th हाउस से पहले शुरू करते हैं। पीड़ा से ही सीखना है। पीड़ा से ही सीखना है। अच्छा, और कोई कोशिश करिए भाई। अरुण जी कोशिश कर लीजिए सर। सोच रहा हूँ सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। 12th हाउस के कोई काम हमारे पिछले जन्म में रह गए हो। जुपिटर तो नॉलेज का प्लेनेट है। चलिए एक क्लू देता हूँ आप लोग, हमें किसी को ज्ञान देना अब रह गया हो। एक क्लू देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जुपिटर इज द कारका ऑफ सीड। सीड मतलब बीज, बीज का जो कारक है वो बृहस्पति है। मतलब जब हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा हमारा कौन से नक्षत्र में, किस प्लेनेट के नक्षत्र में होता है। कभी चार्ट खोल के देखा आप लोगों ने अपना, जिसकी दशा चल रही होती है वही। जुपिटर का क्या रोल होता है जब हमारा चार्ट बन के आता है, तो वहां पे जुपिटर का क्या रोल होता है। हम खुद तो होते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नक्षत्र वक्षत्र सब देख डालिएगा, कल बताइएगा कि जुपिटर कहाँ मिला आप लोगों को अपने चार्ट में। तब इसको आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो ऐसे समझने से मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे यहां तक हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए। जो सर मित्र और शत्रु भी लिखवा दीजिए, एक बार दोबारा लिखिए कहीं। लिख लीजिए। लिखिए सन, मून, जुपिटर, पहले सारे प्लेनेट लिख लीजिए राहु केतु को छोड़ के। सन हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया। कितने हो गए, कौन सा रह गया, सैटर्न लिख लीजिए। अब इनके 2 ग्रुप बना लीजिए, एक बेनिफिक प्लेनेट, एक मेलेफिक प्लेनेट।
बेनिफिक में कौन कौन से आ जाएंगे? सन, सन मून जुपिटर, सन नहीं, मून जुपिटर मार्स। सन, मून, जुपिटर, वीनस, वीनस, मरकरी। वीनस है। लिख लीजिए। सन, मून, जुपिटर और मार्स लिखिए। हम देव और राक्षस लेके चल रहे हैं। मार्स, अच्छा वीनस, सन, मून, मार्स। सैटर्न, वीनस। अब बाकी बचे हुए प्लेनेट दूसरी तरफ चले गए। कौन कौन से चले गए? सैटर्न, राहु, सैटर्न, वीनस, राहु केतु। मरकरी दोनों का। मरकरी तो जिसके साथ मिलेगा वो वैसा ही हो जाएगा। जी, मरकरी नीचे अलग से लिखिए, उसके आगे लिखिए थाली का बैगन, इससे याद रहेगा। सर आपने जो डे प्लैनेट है उसमें मून, जुपिटर, वीनस इज आल्सो देयर। नहीं, वीनस नहीं है उसमें। देव में नहीं। नहीं है ना? वीनस बेनिफिक में आएगा, बट देव प्लैनेट्स में नहीं आएगा। पहले देव और राक्षस अलग कर लीजिए, फिर मेलेफिक बेनिफिक कुछ समझ में आ जाएगा। अब एनिमिटी प्लेनेट लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए एनिमिटी। एक एक प्लेनेट उठाएंगे। सबसे पहले उठा लीजिए सैटर्न को। सैटर्न की गोर एनिमिटी किससे है? सन से, मून से, मार्स से। सैटर्न की सन से है और मार्स से है। दरवाजा बंद कर सैटर्न के आगे 2 एरो बनाइए, लिखिए सन और मार्स। अब सन और मार्स के फ्रेंड कौन कौन है? पहले सन को पकड़ लीजिए। मून हो गया। सन का पहला फ्रेंड है मून, और मरकरी भी सन के साथ कभी एनिमिटी नहीं रखता है। इसलिए सन मरकरी जो बुध आदित्य राजयोग होता है उसको खराब नहीं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो सन के 2 फ्रेंड निकल आए यहाँ पे, मून और मरकरी। और इसके अलावा सन जिस ग्रुप में है वो तो सब उसके फ्रेंड है ही हैं। जो प्लेनेट उसके ग्रुप के बच गए, जैसे कि जुपिटर उसका फ्रेंड है, एंड मार्स। मार्स को भी मान सकते हैं, लेकिन सन मार्स कॉम्बिनेशन में कभी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। वीनस और सैटर्न इसके एनिमिटी में आएंगे। हाँ, लिख लीजिए। और मार्स इसमें फ्रेंडशिप मार्स किसके साथ? सन के साथ। सन के साथ मार्स की फ्रेंडशिप तो है, लेकिन सन मार्स कभी भी कॉम्बिनेशन में आए तो चार्ट में ऐसा देखा गया प्रॉब्लम आई है वहां पे। सन और मार्स का मिलके जो 7th एस्पेक्ट होता है, अब सन भी अग्नि है, मार्स भी अग्नि है, तो सन और मार्स मिलके कहीं 7th एस्पेक्ट डालेंगे तो उस घर में क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े, प्रेशर। उस घर को बहुत तहस नहस कर देते हैं। तो इसको ना लिखें सर, इसमें फ्रेंडशिप में लिख लीजिए, एज ए रूल लिख लीजिए, लेकिन चार्ट एनालाइज करिएगा तो ध्यान रखिएगा सन मार्स अगर कहीं पे दृष्टि डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। वही सन जब मरकरी के साथ आ जाता है
तो उसका एस्पेक्ट अच्छा हो जाता है। तो अब एनिमिटी फ्रेंडशिप समझ में आ गया। इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा एनिमिटी फ्रेंडशिप को समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैं देखूंगा, अगर इसका कोई बना हुआ चार्ट होगा मेरे पास तो मैं डाल दूंगा, इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखा हो। हाँ सर, ये सब बिल्कुल मिल जाए ये सब कुछ। ये अभी हमें नहीं आता अच्छे से, बहुत क्लियर नहीं है ये वाला कंसेप्ट। सर आपने बोला कि मून जुपिटर सन मार्स ये देव प्लैनेट है, और सैटर्न राहु केतु वीनस ये राक्षस प्लैनेट। राहु केतु की बात नहीं हो रही है, राहु केतु को हटा दीजिए यहाँ से। अच्छा, सैटर्न एंड वीनस, हाँ। ठीक है। और मरकरी आपने बोला थाली का बैंगन, जिसके साथ बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है। आपने बोला एनिमिटी प्लैनेट में सैटर्न जो है उसकी एनिमिटी सन एंड मार्स से है, और सन के जो फ्रेंड है वो मून एंड मरकरी है। बट आपने बोला सन और मरकरी जो है आदित्य बुध योग बनाता है, बुध आदित्य योग बनाता है। हाँ, तो जब सन का फ्रेंड है तो अच्छा ही योग बनाएगा ना। हाँ हाँ और सन का फ्रेंड जुपिटर भी है। हाँ जी। मतलब जुपिटर, मून और मार्स ये भी, बट मार्स के साथ आपने बोला उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये सब सन का क्यों इको क्यों हो रहा है ये? कहाँ पे? पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है सर कुछ हाँ इको हो रही है बात। सन और मार्स का कॉम्बो अच्छा नहीं है आपने बोला। और सन की जो एनिमीज है वो वीनस और सैटर्न है। अब एक किसी में आगे पॉइंट और लिख लीजिए, मून राहु मून केतु। मून राहु एक कॉम्बिनेशन, मून केतु दूसरा कॉम्बिनेशन। सर आपने बोला बुध आदित्य योग, ये क्या योग है? सन मरकरी। हाँ, मतलब ये क्या देता है योग? इसको बोलते हैं बुध आदित्य राजयोग। सन मरकरी जब साथ में आते हैं तो कहते हैं बहुत नेम फेम देगा, बुद्धि से नेम फेम कमाएगा। ठीक है। मरकरी बुद्धि एंड सन नेम फेम, ठीक है। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं जिस हाउस में ये बैठा है। ओके। अब लिख लीजिए मून राहु मून केतु। मून का तो कोई एनिमी नहीं होता ना सर? एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं सर। मून का राहु जरूर, शायद हम लोग को सरिता मैम बताएंगी। मून राहु मून केतु, कुछ ध्यान आ रहा है सरिता मैम? हाँ सर। मन जो है वो एक्सपांशन में रहेगा जहां पर भी। हाँ। मून राहु, अच्छा चलिए इसको छोड़िए। पित्त दोष जानता है कोई यहाँ पे? पित्त दोष। हाँ सर, अक्सर सुनते हैं हम लोग घरों में। पित्त दोष कॉम्बिनेशन क्या होता है? मून राहु, वीनस राहु और मरकरी, यही होता है। राहु। कुछ बताएंगे अरुण जी? किसमें? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता है कुछ। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमारे चार्ट में पितृ दोष का निर्माण होता है। मेरे है सर में। लेकिन आपके कोई पितृ दोष वो काम नहीं करता है, इसलिए आप मत बोलिए। तो उस केस में क्या होता है कि या तो मून राहु कॉम्बिनेशन मिलेगा या मून केतु कॉम्बिनेशन मिलेगा। दोनों ही अवस्था में ग्रहण योग लग रहा है, ग्रहण बन रहा है। किसको ग्रहण लग रहा है? मून को। तो मतलब क्या हुआ? चंद्रमा यहाँ पे बहुत वीक हो रहा है। शर्मिला मैम बहुत सीरियस रहती हैं।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ाई दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा दादा, एक क्वेश्चन है इसी चीज को लेके। जी जैसे आपने बताया मून राहु या मून केतु कॉम्बिनेशन, और मान लो इसमें मून वर्गोत्तम है, जी तो वो क्या मतलब उसके बैड इफेक्ट्स या ये पितृदोष आएंगे नहीं माना आएंगे जाएगा? तब भी आएंगे, ओके। तब भी आएंगे, ग्रहण तो लग गया ना हाँ जी, हाँ जी। भाई। कोई कितना भी स्ट्रांग है, उसको उठा के गड्ढे में फेंक दीजिए, असर तो आएगा ना उसके ऊपर। हाँ जी, मतलब एक तरफ से इसको वीक कर दिया है मून को, दूसरी तरफ से बेशक से वो वर्गोत्तम है। हाँ, अब जितने भी मून राहु मून केतु वाले जो लोग मिलेंगे आपको, जिनके लग्न में किसी के मून राहु है, मैं बोल रहा हूं सब लोग सुनिएगा। अगर किसी के लग्न में राहु, 7th हाउस में केतु है, 7 में मून है, तो मून राहु कॉम्बिनेशन लग्न में बन गया ना, तो वो लोग इमोशनली बहुत वीक होंगे, मन से बहुत कमजोर होंगे। मून हमारे मन का कारक है ना, और मून केतु कॉम्बिनेशन अगर हुआ तो माँ से दूरी होगी। मून माँ का भी कारक है ना, और मून राहु ग्रहण योग होगा तो मून बहुत वीक हो गया उस चार्ट में, तो जिस घर की लॉर्डशिप मून के पास होगी, उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उस चार्ट में। आजकल के जो नए जी, नहीं सर, ये ट्राइन में भी अप्लाई है ना, 159 में भी? हाँ उसमें भी अप्लाई है। अब देखिए तो बाद में आजकल के जो जी, बाद में क्या बोला था उसने? कहाँ पे मैम? जिस भी हाउस में ये दोष मैंने होगा, बोला था कि मून की लॉर्डशिप जिस भी हाउस की होगी, उस हाउस से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मून वीक हो गया ना, तो मून जहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठा है वो घर भी वीक हो गया। अब देखिए, जो इस समय करंट सिनेरियो ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पितृ दोष वोष की बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जो प्लेनेट आगे है, जो प्लेनेट पीछे है, उसको यूज करा दो। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि किसी के मून राहु कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्या आप उसको मून को यूज कराना चाहेंगे? वो इजीली कर लेगा? मून तो नहीं, वीक वो हो गया, राहु राहु भी रहेगा। मून बहुत कमजोर हो गया वहां, तो वो कर नहीं पाएगा इतनी जल्दी। जब तक मून की, अब यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है जो चार्ट एनालाइज करने में आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, कि अगर मून राहु कॉम्बिनेशन कहीं पे बना हुआ है, आपने डायरेक्ट उसका मून को यूज करा दिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, मून की रेमेडी करना है। मून यहाँ पे कमजोर हो गया है, तो मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राहु या केतु को नहीं करना कुछ। बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। मून को यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब मून स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप मून को यूज कराइए, तब वो करने की स्थिति में आएगा। नहीं, उसके पहले आप उससे जो भी बोलेंगे करने के लिए, वो मना कर देगा, क्योंकि मून उसका कमजोर है, मन उसका वीक है। तो मन से अगर कोई वीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी काम आप बोलेंगे उसको करने में 50 बार सोचेगा, लास्ट में ना कर देगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? हाँ जी। और सर अगर साथ में सन भी आ जाए तो? वो तो दूसरा योग हो गया। सन मून अगर साथ में आ जाए, वो तो योग ही अलग हो गया। कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना साथ क्या इस बंदे का, लो कॉन्फिडेंस होगा वो। हाँ, अगर मून के साथ में राहु केतु है तो उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लो होगा, उसका मन नहीं लगेगा किसी काम में, और कहीं गलती से उसने वाटर या मिल्क से रिलेटेड कोई काम कर लिया या ट्रेवलिंग का काम कर लिया, तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वहां राहु का दोष लगा हुआ। फिर तो फूड का भी नहीं कर सकता।
पहले फूड का काम करेगा, काम चलेगा नहीं, हाँ वही। बदनाम हो जाएगी बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी बदनाम हो जाएगी। हिसाब मैंने बीएनएन से इनका ट्रीटमेंट करा दिया मगर इनका काम ही नहीं चला, बीएनएन गलत है। तो सर अगर मून सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है 11th हाउस में, तो मतलब उसका काम में भी मन नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आएगी। अब मून सैटर्न केतु में डिग्री देख लीजिए किसकी किसकी क्या है। सर केतु की 2 डिग्री, मून की 13 डिग्री और सैटर्न की 20 डिग्री। तो केतु तो पहले आ गया ना, केतु की 2 डिग्री, मून की 13 और सैटर्न 20, मतलब बना केतु मून सैटर्न। मून की 13, सैटर्न की 20। तो ये बन गया केतु मून सैटर्न बन गया। तो अब यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि केतु मून को निकल चुका है क्रॉस करके। बात समझ रही है ना? मतलब कि मदर के साथ अच्छा कनेक्शन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बोल तो रहा हूँ यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मून के आगे केतु होता, जैसे यहाँ पे मून आपने 13 डिग्री बताया ना, और यही केतु 15 डिग्री का होता। तो मतलब मून और केतु एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसको उसी